सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, ह्यूमन फेलियर, यानी कि ये जो असफलता है ये मानवीय है। यहाँ हम बात करने वाले हैं, अभी हाल ही में एक बहुत ही दुखद घटना हुई कि दिल्ली में जो बेसमेंट था आईएएस कोचिंग का वो डूब गया और उसके चलते जो है यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, जो आईएएस एस्पिरेंट्स थे उनकी डेथ देखने को मिली। तो उसी संबंध में यहाँ हम बात करेंगे। द डेथ्स ऑफ आईएएस एस्पिरेंट, एस्पिरेंट का मतलब है तैयारी करने वाला, है ना, जो कुछ बनना चाह रहा है। तो आईएएस की तैयारी करने वालों की जो डेथ हमें देखने को मिली, कहाँ, इन बेसमेंट फ्लडिंग वर प्रिवेंटेबल। फ्लडिंग है ना, बाढ़ आ जाना। तो जो बेसमेंट था कोचिंग का उसमें फ्लड आ गई, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भर गया। तो ये जो घटना हुई, ये घटना, या आप ये कह सकते हो कि इन लोगों की मृत्यु को रोका जा सकता था। प्रिवेंटेबल का मतलब है जिसे आप रोक सकते थे। द ट्रेजिक एक्सीडेंट, कि ये जो दुखद एक्सीडेंट हुआ एट एन आईएएस कोचिंग, कहाँ हुआ, आईएएस कोचिंग सेंटर में, न्यू दिल्ली में। वेयर, जहाँ पर कि फ्लडिंग, जो बाढ़ थी, लेड, कारण बनी, किस चीज़ का, टू 3 आईएएस एस्पिरेंट्स डाइंग, कि इस बाढ़ के कारण 3 आईएएस की तैयारी करने वाले जो युवा थे वे डूब गए और उसके कारण उनकी जो है मृत्यु हो गई। वाज अ लार्जली मैन मेड, तो ये जो पूरा की पूरा एक्सीडेंट था इसे हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये मैन मेड था, इसे आप नेचुरल आपदा नहीं कह सकते। हैंस अवॉइडेबल, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी डिज़ास्टर थी, ये एक ऐसी आपदा थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, जिसे टाला जा सकता था, जिससे बचा जा सकता था। Such incidents are an increasing feature of localized urban flooding. Such incident, कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं एक बढ़ता हुआ लक्षण है किस चीज़ का, ऑफ लोकलाइज्ड अर्बन फ्लडिंग, कि शहर में जो फ्लडिंग हमें देखने को मिलती है लोकल क्षेत्रों में, तो वहाँ ये धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन विच, अगर हम बात करें शहरी लोकल क्षेत्रों की, जहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन फेलियर्स प्ले अ मेजर रोल। इन क्षेत्रों में हमें ये देखने को मिलता है कि मानव के द्वारा जो चूक होती है वो इस तरह की घटनाओं में बड़ा रोल निभाती है। यानी कि इस तरह की जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये घटनाएं एक तरह से मानवीय त्रासदी होती हैं। बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स हैव लिमिटेड एक्सेस एंड ऑफन लिमिटेड वेंटिलेशन, कि जो बेसमेंट्स होते हैं, जो तहखाने होते हैं बिल्डिंग्स में, उनमें हम क्या देखते हैं, लिमिटेड एक्सेस, यानी कि उनमें एक लिमिटेड पहुंच होती है। एंड ऑफन, और अक्सर लिमिटेड वेंटिलेशन, सीमित वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन का मतलब होता है जहाँ से हवा पास हो जाए, सूर्य की रोशनी आ जाए। तो सूर्य की रोशनी, हवा का पास होना, ये जो वेंटिलेशन है वो भी बेसमेंट्स में बहुत ही सीमित होता है। गेटिंग इन एंड आउट कैन बी अ चैलेंज, कि जो बेसमेंट्स हैं उसके अंदर जाना और वहाँ से बाहर आना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एंड बीइंग ट्रैप्ड, ट्रैप का मतलब है आप फंस गए, बीइंग ट्रैप्ड का मतलब है ट्रैप हो जाना, फंस जाना, इज़ अ रियल पॉसिबिलिटी एज द वाटर विल फाइंड इट्स वे देयर फर्स्ट। और अगर मान लो ये जो बेसमेंट्स हैं वहाँ अगर पानी आ जाता है तो वहाँ फंस जाने की संभावना बहुत ही रियल है। एज का प्रयोग किया है कारण बताने के लिए, ऐसा इसलिए। द वाटर विल फाइंड इट्स वे, फाइंड वंस वे, इसका मतलब होता है अपना रास्ता बनाना। देयर फर्स्ट, भाई तहखाने की ओर पानी सबसे जल्दी जाएगा, वहाँ पानी जो है सबसे जल्दी घुसेगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि अगर आप तहखाने में फंस जाते हो तो वहाँ आपके ट्रैप हो जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी सबसे पहले वहीं घुसेगा। स्पेशल पंपिंग अरेंजमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, फ्लडिंग, बाढ़।
तो कुल मिला के अब अगर तहखाने में पानी घुस गया है तो उस पानी को निकालने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कम करने पड़ेंगे, आपको पंप लगाना पड़ेगा, वुड बी रिक्वायर्ड, की ज़रूरत होगी टू मिटिगेट फ्लडिंग, कि अगर बेसमेंट्स में पानी भर जाता है तो वहाँ जो पानी भरा हुआ है, जो बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है, तो उस पानी को बाहर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल पंप्स लगाने पड़ेंगे, तब जाके वो पानी बाहर निकलेगा। ऐसा नहीं है कि पानी बह के जो है चला जाएगा। इन जनरल, सामान्य अर्थों में अगर हम बात करें, रूल्स डू नॉट परमिट बेसमेंट्स इन बिल्डिंग्स अक्रॉस द कंट्री टू हैव हैबिटेशन। हैबिटेशन का मतलब होता है एक तरह से निवास। तो कुल मिला के अगर रूल्स की हम बात करें तो बिल्डिंग्स में जो तहखाने होते हैं उन बेसमेंट्स में, पूरे देश भर में ये रूल है कि आप वहाँ निवास नहीं कर सकते, यानी कि बेसमेंट्स जो हैं वे हैबिटेशन के लिए अलाउ नहीं हैं। वाइल, जबकि अलाउइंग, हालांकि जो बेसमेंट्स हैं उनको अलाउ किया गया है किस चीज़ के लिए, स्टोरेज, है ना, कि भाई आपको एक तरह से गोदाम वगैरह बनाना है, कुछ माल स्टोर करना है, पार्किंग के लिए जो है अलाउ किए गए हैं बेसमेंट्स। एंड यूटिलिटीज़, इसके अलावा अन्य उपयोगिताएं जैसे कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है आप वहाँ रख सकते हो अपने बेसमेंट में, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं या फिर जनरेटर्स हैं, है ना, तो इनके लिए आप जो है बेसमेंट्स का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन हैबिटेशन के लिए, निवास के लिए इसकी बेसमेंट्स को यूज़ करने की परमिशन नहीं है। हैबिटेशन वुड इंक्लूड ऑफिसेस एंड रेसिडेंट्स। अब देखो, निवास की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, ऑफिस आएंगे और रेसिडेंट्स आएगा, है ना, कि भाई लोग जो है वहाँ पे रह रहे हैं। शॉप्स आर सैंक्शनड स्पेशली इन मॉल्स और मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स। सैंक्शन का मतलब है यहाँ पे परमिशन देना, अनुमति देना। तो कुछ दुकानें जो हैं उन्हें भी बेसमेंट्स में चलाने की अनुमति दी गई है। कहाँ पर, ये जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं या फिर ऐसी बिल्डिंग्स जिनका मिक्स्ड यूज़ किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया है एज दे आर सीन एज टेम्परेरी हैबिटेशन, कि भाई अगर बिल्डिंग्स है उनका मिक्स्ड यूज़ किया जा रहा है या जो शॉपिंग मॉल्स हैं तो उनको टेम्परेरी हैबिटेशन के रूप में देखा गया है ना, अस्थायी निवास के रूप में देखा गया है। तो इस तरह से शॉप्स को चलाने की अनुमति भी जो है दी गई है कि भाई आप बेसमेंट्स में शॉप भी चला सकते हो। अ क्लासरूम और अ स्टडी सेंटर, अगर हम बात करें क्लासरूम की या फिर कोई स्टडी सेंटर है, में वेल बी कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब होता है मानना, हैबिटेशन इन सच एन इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का, किसी चीज़ की व्याख्या। तो कुल मिला के इन रूल्स को अगर हम इंटरप्रेट करें, इन रूल्स की अगर हम व्याख्या करें, तो जो क्लासरूम है या स्टडी सेंटर है उसे माना जा सकता है क्या, हैबिटेशन माना जा सकता है उसे इस अर्थों में। विच कुड मीन, इसका मतलब ये हो सकता है कि क्लासेस और लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी शुड नॉट बी अलाउड इन द बेसमेंट, कि जो क्लासेस हैं या लंबे समय तक पढ़ना है उसे बेसमेंट में अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। बिल्डिंग्स बाय लॉस, देखो बाय और लॉ, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र का कानून, उसको हम बोलते हैं बाय लॉ, और इसी का प्लूरल फॉर्म है बाय लॉस। तो बिल्डिंग बाय लॉस, तो बिल्डिंग से जुड़े हुए जो लोकल कानून हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कहाँ के कानून की, दिल्ली के कानून की। कंसीडर, तो बिल्डिंग से जुड़े हुए दिल्ली के जो कानून हैं वे ये मानते हैं, ये कंसीडर करते हैं द बेसमेंट एज अ स्टोरेज एरिया, कि वे बेसमेंट को, तह खाने को स्टोरेज एरिया मानते हैं कि भाई आप वहाँ सामान स्टोर कर सकते हो। बट रिकॉग्नाइज, लेकिन ये जो कानून है वो इस बात को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब है एक तरीके से मान्यता देना, उसे पहचानना। मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स दैट में यूज़ बेसमेंट्स फॉर अदर पर्पसेस, हालांकि इस बात को भी जो है कहा गया है दिल्ली के कानूनों में कि भाई मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स जो है ना, वहाँ भी आप तह खानों को जो है बेसमेंट्स को यूज़ कर सकते हो अन्य पर्पस के लिए।
एज इंडिया अर्बनाइजेस एंड लैंड वैल्यू एंड बिल्डिंग वैल्यू बिकम इंक्रीजिंगली का मतलब है बढ़ते हुए, एक्सपेंसिव का मतलब है बहुत ही महंगा। कि जैसे जैसे अर्बनाइज का मतलब होता है शहरीकरण होना, कि जैसे जैसे भारत का शहरीकरण होता जा रहा है, ज़मीन की जो वैल्यू है, बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है ना। बिल्डिंग और लैंड जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इट वुड बी इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिससे आप बच नहीं सकते, वो तो कंपलसरी है, फॉर बिल्डिंग्स टू बी यूज्ड फॉर पर्पजेस अदर देन मैंडेटेड। मैंडेट का मतलब है जो प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के ज़मीनें महंगी होती जा रही हैं, बिल्डिंग महंगी होती जा रही हैं। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस बात से आप नहीं बच सकते कि जो बिल्डिंग्स हैं उनका प्रयोग किया जाएगा अन्य पर्पसेस के लिए। यानी कि एक तो है कि मैंडेटेड पर्पस, कि भाई कानून के अनुसार जिन पर्पस की अनुमति दी गई है, तो उसके अलावा भी बिल्डिंग्स का प्रयोग होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स जो है लगातार महंगी होती जा रही हैं ना। इन सच मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स, तो इस तरह की जो मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स होती हैं, बेसमेंट्स आर ऑल्सो सीन एज इनकम जनरेटर। तो इस तरह की मिक्स्ड यूज़ बिल्डिंग्स में जो बेसमेंट्स होते हैं उनको इनकम जनरेट करने वाले संसाधन के रूप में देखा जाता है, कि भाई उससे इनकम भी तो आती है, किराया आता है। द दिल्ली मास्टर प्लान 2021, कि ये जो दिल्ली का 2021 का जो प्लान है, एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, सेज वो क्या कहता है, दैट कि द यूज़ ऑफ अ बेसमेंट इन कोचिंग सेंटर्स शैल बी सब्जेक्ट टू का मतलब होता है, सब्जेक्ट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, अधीन होना। कि कोचिंग सेंटर्स में जो बेसमेंट का प्रयोग है वो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अधीन है। यानी कि आप कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चला सकते हो, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस हैं उन्हें फॉलो करना होगा। कौन सी कंडीशंस हैं? आपको क्लियरेंस लेना होगा, कहाँ से? फायर अथॉरिटीज़ से, एंड अदर स्टेचुटरी बॉडीज़। स्टेचुटरी का मतलब हो गया कानूनी, बॉडीज़ है ना, इकाई, एज़ पर द रिलेवेंट लॉ, कि जो भी संबंधित कानून हैं उन संबंधित कानूनों को फॉलो करते हुए जो भी कानूनी बॉडी हैं या इसके साथ ही साथ जो फायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको क्लियरेंस लेना होगा, तब ही आप बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चला सकते हो, है ना। दिल्ली की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इट इज़ नॉट नोन, ये मालूम नहीं है, ये पता नहीं है, इफ़ मतलब ये ज्ञात नहीं है, इफ़ द कोचिंग सेंटर, कि ये कोचिंग सेंटर जहाँ ये दुर्घटना हुई, हैड द रिलेवेंट परमिशन, तो क्या इस कोचिंग सेंटर के पास संबंधित अनुमति थी, यानी कि क्या इसने क्लियरेंस ले रखा था फायर अथॉरिटीज से, इसके अलावा अन्य कानूनी बॉडी से। एंड इफ़ एनी चेंजेस मेड ऑन बेसमेंट यूज़ वर नोटिफाइड टू द अथॉरिटीज़, इसके अलावा बेसमेंट को यूज़ करने के दौरान जो भी चेंजेस इस कोचिंग सेंटर ने किए थे, तो क्या उन चेंजेस के बारे में जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं उनको नोटिफाई किया गया था, उनकी जानकारी में बात लाई गई थी। इन इंडिया, भारत में, क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, इस तरह के प्रश्न को पूछे जाने की ज़रूरत है। किस तरह के प्रश्न? वेदर, कि क्या अ रिन्यूअल ऑफ परमिट्स वाज डन आफ्टर इंस्पेक्शन। रिन्यू करने का मतलब है उसे फिर से नया करना, कि भाई जो परमिट दे रखा है, जो परमिशन दे रखी है, तो क्या उसे रिन्यू किया गया था इंस्पेक्शन के बाद में, कि भाई निरीक्षण हुआ एक पर्टिकुलर जगह का, निरीक्षण करने के बाद में जो परमिट उस जगह को मिला हुआ है, क्या उसे रिन्यू किया गया था। यूज़र्स प्रेफर नॉट टू नोटिफाई द अथॉरिटीज़, कि बिल्डिंग का उपयोग करने वाले जो यूज़र्स हैं वे इस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं कि वे अथॉरिटीज़ को नोटिफाई नहीं करते, अथॉरिटीज़ के संबंध में, अथॉरिटीज़ के नॉलेज में जानकारी को नहीं लाते। सिंस, ऐसा इसलिए, इट कॉजेस हर्डल्स एंड इनवाइट्स ब्राइब डिमांड्स। तो देखो, अगर कुछ चेंज किए गए बेसमेंट में, उदाहरण के तौर पे किसी कोचिंग सेंटर के द्वारा, तो जनरली वे क्या करते हैं, अथॉरिटीज़ को नहीं बताते इसके बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें कई परेशानियां उठानी पड़ती है। इसके अलावा ब्राइब डिमांड जो है
ये भी देखने को मिलती है कि जो संबंधित अथॉरिटीज़ हैं वे ब्राइब की डिमांड करते हैं। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि एक तरह से ब्राइब डिमांड के कारण और अन्य बाधाओं के कारण जनरली जो यूज़र्स होते हैं तहखाने का प्रयोग करने वाले, वे अथॉरिटीज़ को इसके बारे में नोटिफाई नहीं करते। इन what appears to be a case of poor civic infrastructure, what appears to be, ये जो पूरा की पूरा घटनाक्रम है, ये जो घटना हुई, ये ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है पुअर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठीक तरह से नहीं बनाया गया था, है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही कमी थी। लेकिन अ स्टॉर्म वाटर ड्रेन बर्स्ट विथ द वाटर, अ स्टॉर्म वाटर, स्टॉर्म वाटर का मतलब होता है बहुत ही भारी जो पानी बरसता है ना, बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल क्वांटिटी में, उसको हम कह सकते हैं स्टॉर्म वाटर। और ड्रेन का मतलब क्या होता है? ड्रेन का मतलब होता है कोई जगह पानी भरा हुआ है उसे निकालना। तो ड्रेन से यहाँ पे मतलब है कोई एक पाइप जिसके माध्यम से क्या होता है, पानी जो है निकल जाता है। बर्स्ट का मतलब है फट जाना। तो कुल मिला के हैवी वाटर फॉल, यानी कि बहुत ही भारी बारिश होती है, उसको निकालने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइप है, वो फट गया और उसके कारण क्या हुआ कि जो पानी था वो एंटर कर गया, प्रवेश कर गया बेसमेंट में, तहखाने में, इस कोचिंग सेंटर के। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा प्रतीत होता है कि इस एक्सीडेंट का कारण इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, है ना, जिसके कारण क्या हुआ कि भाई जो स्टॉर्म वाटर था वो अंदर आया और जो पानी था वो ठीक तरह से निकल नहीं पाया, जो पाइप था वो फट गए और पानी जो है बेसमेंट में प्रवेश कर गया। बिग सिटीज़, जो बड़े शहर हैं, गेटिंग फ्लडेड, बिग सिटीज़ गेटिंग फ्लडेड, कि जो बड़े शहर हैं उनमें लगातार हमें क्या देखने को मिल रहा है, बाढ़ वहाँ हमें लगातार देखने को मिल रही है बड़े शहरों में। हैज़ बिकम रूटीन, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि लगातार हमें आए दिन ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि बड़े शहरों में बाढ़ की समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। एंड द फ्लडिंग इज़ एज मच, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, एज मच का मतलब होता है उतना ही, एज जितना की। अब ये जो फ्लडिंग का कारण है वो एक तो कारण क्या होता है, ड्यू टू का मतलब है के कारण, नेचुरल टोपोग्राफी, नेचुरल टोपोग्राफी का मतलब हो गया प्राकृतिक स्थलाकृति। टोपोग्राफी का मतलब होता है एक जो पर्टिकुलर क्षेत्र है वो कैसा है, यानी कि वो ऊबड़ खाबड़ है, पर्वतीय क्षेत्र है, निचला क्षेत्र है। तो कुल मिला के फ्लडिंग के लिए एक तो पर्टिकुलर क्षेत्र की स्थलाकृति भी जिम्मेदार होती है। तो ये तो बात है ही कि भाई फ्लडिंग के लिए टोपोग्राफी तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उतना ही जिम्मेदार और क्या है, एज चेंजेस इन लैंड यूज़ एंड हैफहैज़र्ड कंस्ट्रक्शंस। लेकिन नेचुरल टोपोग्राफी जितनी जिम्मेदार है बाढ़ के लिए, उतना ही जिम्मेदार है मानव का ज़मीन को यूज करने का और बेतरतीब तरीके से निर्माण करने का रवैया, कि भाई आदमी भी क्या कर रहा है शहरी क्षेत्रों में, हैफहैज़र्ड का मतलब है कि भाई आप क्या करते हो, बहुत ही बैडली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करते हो। तो कुल मिला के जो बड़े शहर हैं उनमें कई जगह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और वो कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है। जो ज़मीन का प्रयोग है उसमें कई तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे कि पानी की निकासी थी, वहाँ अतिक्रमण कर लिया गया या वहाँ कुछ और बना दिया आपने, पानी वहाँ निकल नहीं पा रहा। तो कहने का मतलब यही है कि बिग सिटीज़ में लगातार बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके लिए जितना जिम्मेदार नेचुरल टोपोग्राफी है उतना ही जिम्मेदार मानव भी है। क्यों है मानव? क्योंकि वो लैंड का प्रयोग जो है बहुत ही, या जो कंस्ट्रक्शन है उनका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत ही बैड वे में किया जा रहा है। इन 2015 फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे 2015 में चेन्नई में जो बाढ़ आई थी, जहाँ की हमें देखने को मिला था कि बेसमेंट्स में, कई बेसमेंट्स में पानी भर गए थे। तो इस बाढ़ के कारण क्या हुआ था, इस बाढ़ ने डैमेज कर दिया था इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इन मैनी बिल्डिंग्स एंड डिसरप्टेड, डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित कर देना, बिजनेसेस। तो इस बाढ़ ने क्या किया था, कई जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं कई बिल्डिंग्स में उनको डैमेज कर दिया था और कई जो बिजनेसेस हैं वो ठप्प पड़ गए थे। इट कॉज्ड, ये बाढ़ जो है कारण बनी किस चीज़ का, डेथ्स इन अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में
मृत्युओं का कारण भी ये बाढ़ बनी। ऐसा इसलिए यहाँ पे सेंस आया है कारण के लिए, है ना, रीज़न के लिए। द वाटर डैमेज्ड इमरजेंसी पावर जनरेटर, कि इस बाढ़ ने क्या किया, जो आपातकालीन सिचुएशन में जो पावर जनरेटर लगे हुए होते हैं उनको जो है डैमेज कर दिया इस बाढ़ ने। एंड लाइफ सेविंग आईसीयू इक्विपमेंट, इसके अलावा जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उनमें जो आईसीयू इक्विपमेंट लगे होते हैं उनकी फंक्शनिंग रुक गई, यानी कि आईसीयू इक्विपमेंट्स जो थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया क्योंकि पूरी की पूरी पावर सप्लाई जो है वो रुक गई बाढ़ के कारण। बिल्डिंग्स कैन बी मेड फ्लड रेजिलिएंट, देखो अगर कोई भी चीज़ फ्लड रेजिलिएंट है उसका मतलब है कि बाढ़ आती है लेकिन वहाँ बाढ़ का असर नहीं होता। बाय इंश्योरिंग, तो जो बिल्डिंग्स हैं उनको हम फ्लड रेजिलिएंट बना सकते हैं कि जिन पर बाढ़ का असर ना पड़े, लेकिन ऐसा कब हो सकता है, ये सुनिश्चित करके, बाय इंश्योरिंग दैट नो वाटर एंटर्स इनसाइड, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि पानी जो है बिल्कुल भी एंटर ना करे इनसाइड अप टू 1 मीटर और 1.5 मीटर लेवल ऑन द रोड, कि रोड से 1 या 1.5 मीटर तक का जो लेवल है वहाँ पानी एंटर नहीं करना चाहिए, तभी जाके हम बिल्डिंग्स जो हैं उन्हें फ्लड रेजिलिएंट बना सकते हैं। कंक्रीट का मतलब है ठोस। नॉन पोरस कंपाउंड वॉल, देखो पोरस का मतलब होता है छिद्रदार जिसमें से पानी प्रवेश कर जाता है, और नॉन पोरस का मतलब है एकदम ठोस जहाँ से पानी ना घुस पाए। नॉन पोरस कंपाउंड वॉल्स तो मतलब ठोस दीवारें जिनके आर पार पानी न जा पाए। फ्लड बैरियर गेट्स, है ना, इस तरह के गेट्स होने चाहिए जो कि फ्लड बैरियर हों, यानी कि फ्लड को रोकें। एंड नॉन रिटर्न वाल्व्स ऑन प्लम्बिंग लाइंस, कि जो प्लम्बिंग लाइंस होती हैं, है ना, कि जो नलों की लाइंस होती हैं शहरों में जो बिछी होती हैं उनमें नॉन रिटर्न वाल्व्स। नॉन रिटर्न वाल्व का क्या काम होता है कि ये पानी को निचली डायरेक्शन में ही फ्लो होने देता है, ऊपर नहीं आने देता ये पानी को। तो इस तरह के ये जो नॉन रिटर्न वाल्व्स हैं उन्हें प्लम्बिंग लाइंस में लगाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प कर सकती हैं अचीव करने में, किस चीज़ को अचीव करने में, इस तरह की रेजिलियंस को अचीव करने में। तो ध्यान में रखना, रेजिलियंस का मतलब होता है कि भाई आपके साथ कुछ बैड हुआ है ना, कुछ आपको जो है आपदा जो है सहनी पड़ी, लेकिन फिर से आप जो है उठ खड़े होते हो। तो रेजिलियंस का मतलब होता है कुछ बुरा होने के बाद, मुड़ने के बाद, दबने के बाद वापस आने की क्षमता। तो कुल मिला के ये जो बाढ़ आपको नेगेटिवली प्रभावित करती है, तो इससे आप प्रभावित ना हो, बाढ़ के खिलाफ आप डट के खड़े हो सके, इस तरह की रेजिलियंस अगर हमें चाहिए तो वो तभी हम अचीव कर सकते हैं जब इन बातों को फॉलो करें। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।